Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program which gives you a complete roundup of all the economic news of the day. And today, being Monday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business, and stock market matters. But do remember that as a policy, we don't address company or stock-specific queries. You can call us on 23421050. Once again, 23421050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code of the capital, that is 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और सोमवार के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित और हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। कार्यक्रम में खबरों पर हमारे साथ चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज आमंत्रित हैं जाने माने बाजार विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये भी कि आज विश्व रेडियो दिवस है, तो सभी श्रोताओं और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कार्यक्रम का सिलसिला आरंभ करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं रंगाबाश्यम। Thank you, Manoj. The top stories. Prime Minister Narendra Modi says India will soon be the world's largest defense manufacturing base. Sets target of $5 billion worth of defense exports. Retail inflation for January rises to 6.52% and domestic stocks witness losses of around 0.5%. Sensex finishes below 60,500 mark, while Nifty settles below the 17,800 level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र बनेगा। कहा, सरकार का लक्ष्य रक्षा निर्यात को बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाने का है। देश में खुदरा मुद्रास्फीति की दर जनवरी में बढ़कर 6.52% पर पहुंची और घरेलू शेयर बाजार में आज हुई गिरावट 0.5% नीचे फिसले प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 60,500 के स्तर से नीचे आया। निफ्टी 17,800 के स्तर से घटकर हुआ बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र बनेगा। आज सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और एरो इंडिया 2023 इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कर्नाटक के युवाओं से देश को रक्षा क्षेत्र में मजबूत बनाने की अपील की। श्री मोदी ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया नए भारत को दर्शाता है और बेंगलुरु का आकाश नए भारत के उदय का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया एक ऐसे राज्य में हो रहा है जिसका तकनीक की दुनिया में अग्रणी स्थान है। उन्होंने कहा कि इससे एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि 21वीं सदी का भारत एक भी अवसर अपने हाथों से नहीं जाने देगा। श्री मोदी ने इस अवसर पर एरो इंडिया 2023 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया ने रक्षा क्षेत्र को एक नई ताकत प्रदान की है। Shishir, to talk about Aero India, it's a 5-day event. That's the first day, and the Prime Minister has set the tone for ambitious target. How easy or difficult would that be to achieve for defense manufacturing companies?
With the kind of manufacturing growth and with the kind of more and more innovation we are seeing and new, what you can say, new manufacturing line being at various places, we are expecting that not just the domestic requirement will be fulfilled, but also we will be able to do the large number of export. You must have remembered that we have already put number of defense items under the no import list category. So that is also going to promote manufacturing in the country. And at the same time, when a company like Hindustan Aeronautics Limited or various other private sector companies, they are doing good R&D in defense production. All these will help in having more and more production facility there, and that will also boost the manufacturing. So no doubt when we are talking about the prospect of a better domestic manufacturing as well as the export, the kind of efforts going on, we are very hopeful that we will be able to meet the target. हमारे साथ कई श्रोता इस बीच जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हम अपने नंबर एक बार श्रोताओं को फिर से बता दे रहे हैं। आज हमारे नंबर बातचीत के लिए, कार्यक्रम से सीधा जुड़ने के लिए हैं 23421050 या फिर 24, यानी इस नंबर पर 234-210-50, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे जयपुर से जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। Hello Jitendra, I believe we have lost contact with Jitendra. We'll try and get him in the program. But Shishir, we were talking about Aero India. A couple of years back, opening up the defense sector to the private was kind of almost a taboo. It was hush-hush and said, it is too sensitive. You can't do that. But now in the last couple of years, it has, dawned upon policymakers that, there could be so many items in the defense procurement which need not be really super sensitive or highly sensitive, like say for example a bag or a boot or such items which can very easily be opened up to the private sector, isn't it? Certainly, and we need to distribute the entire defense requirement into two categories. One is the strategic and the other one is the non-strategic. So when we are talking about the strategic, of course you need to have some kind of restrictions, and also you need to have some kind of what you can say limitation in terms of opening up. But when we are talking about non-strategic, and as you rightly mentioned about the boot or the jacket or these kind of things, for them there is nothing stop that we should not promote domestic manufacture. For them the opportunity is very high. So I believe that the government at this moment is focusing not just only on the non-strategic but also on some components of the strategic sector, and that is giving an opportunity for India to become a major player in the international market. And what I believe that in next 3 to 5 years you will see large number of export, large amount of export from India, not just the strategic but also the non-strategic one. शिशिर जी, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि ये 14वां संस्करण है एरो इंडिया शो का। इस बार 5 दिन 98 देश के प्रतिनिधि, 32 देश के रक्षा मंत्री, 29 देश के वायुसेना प्रमुख और 73 सीईओ देश विदेश के भाग ले रहे हैं। तो इस पूरे यानी आयोजन है, उसकी सार्थकता क्या है और उससे कितने अवसर निकल पाते हैं देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के, या रक्षा क्षेत्र को जिस पर इस बार विशेष जोर दिया गया है उसको आगे बढ़ाने में यह शो किस रूप में लाभ पहुंचा पाता है? देखिए, कोई भी इस तरह का जो आयोजन होता है वो एक तरीके से खरीदार और विक्रेता के बीच के संबंध को बनाने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। अभी तक आमतौर पे हम देखते थे कि एक वन वे ट्रैफिक था, यानी कि बाहर से हमारे पास सामान खूब आया करता था। तो इस तरह के शोज में क्या होता था कि बाहर की दुनिया के जो लोग हैं या दूसरे जो देश के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो आते थे, वो एक डेमोस्ट्रेट करने के लिए, एक शोकेस करने के लिए, ग्राहक ढूंढने के लिए। अब क्या है, हमारे पास दिखाने को काफी कुछ है, हम उनको आकर्षित कर सकते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि किस किस ओहदे के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वो केवल बिजनेसमैन नहीं है। अगर कोई एयर चीफ शामिल हो रहा है, आर्म का जो वहां किसी दूसरे देश का जो आर्मी चीफ है वो शामिल हो रहा है, उनकी नजर यहां पे तैयार होने वाले रक्षा उत्पादों पर है। तो हम उनके लिए अब सप्लाई करने वाले हो जाए, न कि हम सप्लाई रिसीव करने वाले हो जाए। इस आयोजन का सबसे बड़ा महत्व इस तरीके से आप देख सकते हैं।
Well, let's start taking phone calls, and joining us now is Abhi from Kolkata. Good evening and welcome to Market Mantra. थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। और हम पूछना चाहते हैं कि जो मार्केट टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग तो आगे 9 से 3:30 था, अभी तो बढ़ गया, 3:30 से 5 कर दिया गया है। ये किसका, नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए? No. Abhi, I think that change in timings is for government securities. Exactly. And not for the stock market. Please remember the timing is from 9 a.m. to 3:30 p.m. and the first 15 minutes is a pre-opening ones where the retail investors or the investors cannot participate in buying or selling of securities. For them, the timing is 9:15 to 3:30 p.m. That's the market timing, and the 5 p.m. which you are talking about is basically for the debt market, not for the equity market. श्रोताओं, एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, आज आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 23421050 नंबर पर हमसे सवाल पूछने के लिए। Well, let's move on to some of the other news items that we are tracking for you this evening, and inflation numbers have come in. Retail inflation based on the Consumer Price Index or CPI rose to 6.52% in January from December's one-year low of 5.72%. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, the retail inflation for January stood at a 3-month high level. Inflation in January grew mainly due to rise in food inflation, which climbed to 5.94% for the reported month from 4.19% in December last year. In December last year, the CPI had come below the Reserve Bank of India's upper margin of 6% for the first time in the calendar year. The government has mandated the central bank to maintain retail inflation at 4% with a margin of 2% on either side. On Wednesday last week, the Reserve Bank of India increased the repo rate by 25 basis points to 6.5% to arrest inflation. Shishir, a quick comment on inflation figures. Do you think it was surprising to get a figure of 6.5 after a low of 5.72 in December? The two components, one is of course the cereals and the other one, which is the surprising one, the spices. Both of these are seeing a very high inflation rate, and that could be the reason why we are seeing inflation rate going below above 6.5%. Of course, this is not a good news in terms of the interest rate movement, and we also need to remember that the core inflation is still sticky. It is at around 6.5%. That is also some kind of concern. आइए चलें गुरुग्राम, हमारे साथ हैं फोन लाइन पर उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्र। नमस्कार। रेगुलर इन्वेस्टर हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ आपको जी। मेरे अब 2 क्वेश्चन है। एक की क्लीन एनर्जी से रिलेटेड अगर आप मुझे कुछ अच्छी कंपनीज के बारे में बता सके, या आपके हिसाब से ऐसा कुछ सकता है जो अगला HDFC बैंक बन सकता है 10 साल में, 15 साल में। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप मुझे चाइना स्पेसिफिक कुछ फंड्स के बारे में बता सकते हैं? देखिए, हम लोग चूंकि इस कार्यक्रम में कोई स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक फंड की बात नहीं करते हैं, तो हम आपसे अगर जनरल वे में कहें तो आपने जिन 2 क्षेत्र की बात की, चाहे वो स्वच्छ ऊर्जा की बात हो या फिर वित्तीय क्षेत्र की बात हो, इन दोनों में अगर आप देखें तो वित्तीय क्षेत्र में संभावनाएं काफी बेहतर नजर आ रही है, और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि वित्तीय क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो एक निवेशक होने के नाते ये आपके लिए एक विकल्प बन सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी विशेष के बारे में हम नहीं बता सकते और ना ही किसी फंड विशेष के बारे में आपको बता सकते हैं कि उस फंड में आप निवेश करें, उस फंड पर नजर रखें। Right, let's move on and take our next caller. One of our fairly regular callers on the show, Gurunath from Thane. Welcome to Market Mantra. हाँ सर, नमस्कार। Yeah, namaskar. Put your question. हाँ सर, शिशिर सर को भी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। अब सर मेरा क्वेश्चन था, तो अभी RBI ने जो रेपो रेट में बढ़ोतरी की है, तो सर क्या ये जो अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व अपने रेट बढ़ाती है, तो क्या हम उनको मतलब मैच करने के लिए कि हमारा ये जो इन्फ्लेशन जो हाई हो चुका है इसको कंट्रोल करने के लिए? थैंक यू सर।
गुरुनाथ जी, बहुत अच्छा सवाल है और दोनों ही कारक है उसके लिए। अगर आप देखें कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जो ब्याज दर बढ़ाने की बात है वो एक तथ्य तो है ही। दूसरी ओर अगर आप महंगाई दर की बात करें, देखिए महंगाई दर में हम दो चीजें देखते हैं, एक जो आप सुर्खियों में नजर आता है और एक जो जिसको हम लोग कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है कि अगर आप जो वॉलेटाइल आइटम्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या फिर फ्यूल ईंधन की बात हो, उनको अगर घटा दे सुर्खियों वाले से तो जो बाकी बचता है वो आपका कोर इन्फ्लेशन है। क्योंकि कोर इन्फ्लेशन भी उच्च स्तर पर बना हुआ है तो उसको ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति समिति ने जो है वो 25 बेसिस पॉइंट या 1/4% बढ़ोतरी की बात की है। लेकिन आप अगर गौर करें तो पिछले 6 जो किस्तें थी बढ़ने की, वो उसमें आप ये सबसे कम वाली बढ़ोतरी है, 50 से 35, 35 से 25। तो एक रास्ता है, एक उम्मीद है कि शायद आगे इस तरह की बढ़ोतरी नहीं हो। लेकिन अभी जो आशंका है वो अभी जो आज की महंगाई दर है वो फिर बढ़ी है, तो कहीं न कहीं एक आशंका बन रही है कि आगे कुछ और बढ़ोतरी ना देखने को मिले। Yeah, but Shishir, won't you say that it's really commendable that the MPC of RBI was able to foresee, and the inflation figures kind of vindicate their stand of increasing repo rate. And we should remember that MPC focuses on core inflation, not just on the headline inflation. And core inflation is at this moment very sticky because core inflation give you a kind of a long-term numbers. While when you talk about the headline inflation, which we see in newspaper or on television channels, they give you a kind of momentary thing. What happened last month? What happened last to last month kind of thing. So this core inflation, if it is more than 6%, which is above the upper tolerance level of the targeted inflation range, if it continues to do so, we will see some kind of increase in repo rate in next policy meeting also. दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। सर, मैं कहता ये जो बैरल है, बैरल में कितना लीटर होता है और ये दो तरह के देश कैसे बोले जाते हैं? दो तरह का होता है ये बैरल। Yeah, I think he's talking about the crude oil barrel. हाँ, देखिए हम लोग जो क्रूड में देखते हैं उसमें हमारा जो होता है उसको हम लोग इंडियन बास्केट कहते हैं। और इंडियन बास्केट में अगर आप गल्फ का देखें और अगर आप अमेरिका का देखें, उसमें सारी चीजों का उसमें सम्मेलन होता है। दूसरी तरफ जब आप प्रति बैरल की बात करते हैं तो प्रति बैरल की एक क्वांटिटी निश्चित तौर पर होती है और उस बैरल में उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि आपका ब्रेंट का आप बैरल नहीं देखें, आप इंडियन बास्केट का बैरल देखें। तो उस हिसाब से अगर हम कहें तो इंडियन बास्केट में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी इतनी कमी नहीं है जो कि आपके खुदरा कीमतों में जो है वो उसके ऊपर असर डाल सके। And in Market Mantra, we do cover, both the prices of both types of crude. That is, one is the Brent crude and also the West Texas Intermediate. Exactly. Very popularly called WTI crude. So we cover the prices, and towards the end of the program, when we take a look and review of the energy scenario, we will give you the prices of both the types of crude. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें शेयर बाजार की ओर। घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक लगभग आधी फीसदी गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 60,500 के स्तर से नीचे आ गया, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 17,800 के स्तर से फिसल गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 251 अंक यानी 0.41% घटकर 60,432 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 86 अंक यानी 0.48% नुकसान के साथ 17,731 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों को नुकसान कहीं अधिक उठाना पड़ा सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.25% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.17% घाटे के साथ बंद हुए। और एक चीज जो अभी ओम प्रकाश जी ने जो मूल सवाल पूछा था वो कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, वो लगभग 159 लीटर होता है। चूंकि मैंने इंडियन बास्केट के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया तो ओम प्रकाश जी क्षमा चाहेंगे, आपके सवाल का जवाब जो है वो हम थोड़ी देर में दे रहे हैं। And as Manoj just mentioned, the Sensex and the Nifty today witnessed losses of around 0.5%. Index of top 30 companies at the Bombay Stock Exchange, Sensex, ended below the 60,500 mark, while the Nifty ended
below the 17,800 level. Both stock index fell amid mixed global cues. The Sensex declined 251 points or 0.41% to finish at 60,432. The Nifty 50 also fell 86 points or 0.48% to settle at 17,771. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 1.25% while the small-cap index fell 1.17%. In the Sensex pack, 12 companies posted gains while 18 witnessed losses. Titan was the top gainer as it rose 2.1%, followed by Larsen & Toubro, which gained almost 2%. NTPC added 1.7% and Power Grid ended up almost 1%. On the other hand, SBI slipped 2.8%, Infosys declined 2.5%, TCS and Tech Mahindra both lost 1.5% each. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 17 out of 20 sectors logged losses. Capital Goods Index gained 0.6% and Industrial sector added 0.2% while Consumer Durables Index ended flat. हमारे साथ काफी देर से फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़े हुए हैं वरुण जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को। नमस्कार सर, मेरा सवाल नेशनल पेंशन स्कीम को लेके है जी। हम देख रहे हैं कि कई सारे जो स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, हिमाचल जो है, अब वो नेशनल पेंशन स्कीम से बदलकर ओल्ड पेंशन स्कीम में अपने इसको चेंज कर रहे हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये सब डाला था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन दोनों स्कीम्स में, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में सेलिएंट फीचर्स अगर आप ये ओवरव्यू दे पाएं कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जिसको देख के वो नेशनल पेंशन स्कीम को हटाकर फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने की बात करना है। थैंक यू। देखिए, जो आप नेशनल पेंशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, दरअसल उसको आप जो सरकारी कर्मचारी के लिहाज से हम कहें तो उसको हम लोग न्यू पेंशन स्कीम के तौर पे जानते हैं। तो ये जो दो है, पुरानी पेंशन व्यवस्था और नई पेंशन व्यवस्था, 1 जनवरी 2004 तक जो थे, यानी कि आप 31 दिसंबर 2003 तक जो लोग भी सरकारी नौकरी में आए थे उनके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था है। पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत जो आपका आखिरी वेतन है उसका 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलता है। अगर किसी वजह से आप नहीं रहे तो आपकी पत्नी को 50% जो आपको मिलता है वो मिलेगा। और इसी तरीके की व्यवस्था घर में दिव्यांग जो अगर बेटा या बेटी है उनको दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर नई पेंशन व्यवस्था देखें जो कि 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद जो सरकारी नौकरियों में शामिल हुए हैं, सेना को छोड़ करके, उनके लिए नई व्यवस्था है। उसमें कर्मचारियों को 10% अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का मिला करके देना होता है और सरकार की ओर से 14% तक का योगदान होता है। इसको हम लोग तकनीकी भाषा में कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम कहते हैं। और ये जो फंड है ये आपके सामने कई विकल्प दिए जाते हैं, जिन विकल्पों में शेयर बाजार, बॉन्ड, इन सब में होता है। और वो जो है 60 साल की उम्र में आने के बाद एक रकम आप बाहर निकालते हैं उस कॉर्पस से और बाकी रकम जो है उसके जरिए एन्युटी ली जाती है, जिसके जरिए आपको पेंशन दिया जाता है। तो दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पहले आप जो है किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं देते थे, जो आप कर्मचारी के तौर पर काम में जो योगदान देते थे वो महत्वपूर्ण था। नई जो पेंशन व्यवस्था है उसमें आप अपने बेसिक और डीए का 10% और सरकार की ओर से 14% दिया जाता है। Right. Let's move on and take our next caller. We have N.R. Prasad joining us from Bangalore. Good evening, Mr. Prasad, and welcome to Market Mantra. Hi, good evening. This is N.R. Prasad from Bangalore. Yeah, go ahead, sir. Put your question. Just two questions. One is that this FPIs has removed almost 9,600 crore in just 8 days of trading in February. Yeah. I don't have the figures of the Indian investors, how much they removed, but if they're consistently removing since then 25th of or 26th of January because of that one bad news, how long the market will sustain this? Is this the reason? Is this the beginning of the recession? Okay. Yes. FPI withdrawal is not just because of one set of companies, but also because of the aggressive stance of the Federal Reserve.
the apprehension that the Federal Reserve will go for higher increase in the interest rate. And we have seen that since the employment number in US is very good, that is also giving an indication to the Federal Reserve that they may go for another round of rate hike. So that is also one of the reasons why FPIs are withdrawing money from the Indian market. It is not just only news related with one particular set of companies. And the second thing about the recession, see, stock market is of course the barometer of the economy, but it doesn't mean that when the FPIs are withdrawing that the market is in recession. Market is in recession, the economy is in recession because of the GDP. When there is a decrease in the GDP, that is not seeing the situation. Our GDP growth rate is expected to be more than 6% during FY24, and even in FY25, if I go by the IMF number, it is 6.8%. So there is no fall in GDP, neither in the rate nor in the absolute value of the GDP. So there is no fear of recession in Indian economy. आइए खबरों को विस्तार दें, नजर डालें वैश्विक शेयर बाजार पर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां चीन को छोड़कर अन्य प्रमुख बाजारों में आज गिरावट देखने को मिली है। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से आज 0.7% की तेजी आई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स बिकवाली के दबाव में 1.1%, जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.9%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.1% और दक्षिण कोरिया कोस्पी 0.7% घाटे के साथ बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक तेजी थी। फ्रांस का कैक 40 0.7% ऊपर, जर्मनी का डेक्स और लंदन का फुटसी दोनों 0.3% बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। Let's take the next phone call, and we are rejoined by Jitendra from Jaipur. Good evening and welcome to Market Mantra. I think it's the technical issue. Well, happens in a live program like this. But Shishir, coming back to the stock markets, as that gentleman, that caller also spoke about, this one particular report of Hindenburg impacting, the Adani group of companies. Lots of things have been said from both sides, from the Adani group as well, and as well as from the Hindenburg group. Now, after all these days, it's been almost 20 days now. Do you think the impact of this particular episode on the stock markets is over and it's done and dusted kind of a situation? It's too early to say about that, because so many things are also coming out on a daily basis, and also today government has informed Supreme Court that they are ready to participate in the expert group to look into this matter. So I think some more things are there, but the good thing is that even the Mauritius securities and counterpart of SEBI in Mauritius, they have also clarified that they haven't found anything wrong in that particular group of companies. So I think things are improving, but it's too early to say that things are over. That's right. Well, let's move on and take a look at the oil scenario. Crude oil prices today witnessed modest losses as investors focused on short-term demand concerns ahead of key US inflation data. In intraday trade, Brent crude was trading at $86.15 per barrel, while WTI crude price was at $79.50 per barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में समाचार तैयार किए जाने तक सोने और चांदी के रुख में आज अलग भाव देखे जा रहे थे। अंतर्दिवसीय कारोबार में अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 25 रुपए बढ़कर 56,765 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च में आपूर्ति वाली चांदी 80 रुपए घटकर 66,585 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी के मूल्यों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Prime Minister Narendra Modi says India will soon be the world's largest defense manufacturing base, sets target of $5 billion worth of defense exports. Retail inflation for January rises to 6.52%, and domestic stocks witness losses of around 0.5%. Sensex finishes below the 60,500 mark, while Nifty settles below the 17,800 level. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.